आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और सबसे पहले स्केड्यूल, याद होगा स्केड्यूल क्या होता है। तो स्केड्यूल एग्जैक्टली क्या है? तो दिस इज द डिटेल ऑफ एन आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल्स में, किसी भी प्रोविजंस में जब हम देखते हैं कि वहां पे कुछ ऐसे फैक्चुअल डेटा आ जाते हैं, डिटेल ऑफ एन आर्टिकल, तो वहां उसको हम लोग, जैसे मान लो कि हमने कहा कि भाई इस साल हमारे घर का खर्चा 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये के साथ अगर हम वहीं पे ये पूरा लिख दें कि 100 रुपये की सब्जी वेजिटेबल लेके आए, इसमें 5 किलो आलू लेके आए, 2 किलो प्याज लेके आए, ऑनियन लेके आए, ऐसे लिस्ट बनाने लगे, फिर दूसरी बात स्टार्ट करें, तो वो फैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसी को पूरी कहानी अगर हम बताएं तो वो जल्दी समझ नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, क्या बता रहा है ये, तो पूरा हिसाब रख दिया है सामने। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा कि ये फैक्चुअल डेटा जो है आप उसको साइड में रखो, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएंगे और जिसको ज़्यादा जानना है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पेज पलटेगा और सबसे लास्ट में, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये कोई बुक है। अब इस बुक को कोई रीडर ऐसे पढ़ रहा है, पढ़ते 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 जब वो पूरी चीज़ों को समझ गया, उसको कुछ और देखना है तो वो पीछे जाके अपना देख लेगा, अच्छा इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है। तो इसी तरह से शेड्यूल क्या हुआ, जो मेन प्रोविजन लिख दिए गए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरेस्टिंग बनाए रखा जा सके। उसके बाद यहाँ पर कुछ पेजेस ऐड कर दिए गए। जो पेजेस ऐड किए गए फॉर डिटेल, उसी को कहा जाता है स्केड्यूल या शेड्यूल। ठीक है। अब तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 शेड्यूल थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम 8 शेड्यूल थे सब आर्टिकल। और यहीं पे एक और पॉइंट कर लेंगे, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज ओनली 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल। अब नाउ एट प्रेजेंट कितने हैं? तो अब ये बढ़ गए, अब ये 12 हो गए। एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल। चलते हैं वन बाय वन, शेड्यूल्स को कैसे याद करना है और चीजें क्या है। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस कीवर्ड पकड़ना है, और कीवर्ड पकड़ना बहुत आसान है। इसे बना लेंगे शेड्यूल एंड सब्जेक्ट। शेड्यूल एंड सब्जेक्ट मैटर मतलब विषय वस्तु, उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है। तो वेरी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो पहला शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, पहले शेड्यूल में ये बात करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। हाँ, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि देयर वेर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। उनका पूरा नाम कौन सा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब है, कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है पहले में। ठीक है। स्टेट का मतलब पहले वाले, फर्स्ट का एस ले लेते हैं स्टेट के लिए, फर्स्ट का एस ले लेते हैं स्टेट के लिए। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड शेड्यूल, जो दूसरा शेड्यूल है, सेकेंड शेड्यूल। तो सेकेंड शेड्यूल को ऐसे याद कर लेंगे कि देखो जो स्टेट बना, अब इसमें काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्रेसिडेंट हैं, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीएजी वगैरह हैं, तो उनके बारे में डिटेल्ड प्रोविजन यहाँ पे रख दिया गया कि उनका काम कैसे, कितना पेमेंट मिलेगा, कब छुट्टी पे जाएंगे, कब कंडीशंस क्या लगेंगे। तो डिटेल अबाउट द ऑफिसर्स लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज रिटन इन सेकेंड शेड्यूल। डिटेल्स अबाउट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वीपी, ईटीसी, इसके बारे में। तो पहला बनाए स्टेट, दूसरा बनाए काम करने वाले लोग, दूसरा दिया। अब ये जो काम करेंगे लोग, ये जो काम करेंगे तो वो एक्चुअली कैसे काम करते हैं? तो वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। और मान लो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करें और यहाँ करप्शन करना स्टार्ट कर दें,
ये भी ठीक बात नहीं है। या फिर अपने लिए काम करना स्टार्ट कर दें, ये भी ठीक बात नहीं है। तो थर्ड शेड्यूल कहता है कि इनके जो थर्ड शेड्यूल कहता है कि इनका जो पूरा ऑफिस होगा, इस ऑफिस में जब ये जाएंगे तो शपथ लेंगे, ओथ लेंगे कि मैं अपनी ड्यूटीज को वैसे ही पूरा करूंगा जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। मैं पूरी निष्ठा मतलब अपने पूरे कमिटमेंट के साथ काम करूंगा, कोई इधर उधर करप्शंस या अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम नहीं करूंगा। तो यहां पर ओथ के बारे में डिटेल मिलता है। ओथ ऑफ डिफरेंट ऑफिसर्स कहते हैं इसको, ऑफिसेस या ऑफिसर्स कह सकते हैं। इसी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अपने मिनिस्टर्स सबके बारे में है ये। जो बच्चे यूपीएससी करते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आप डिटेल देखो कि ओथ में क्या खास लिखा हुआ है। जैसे प्रेसिडेंट का ओथ अलग होता है, मिनिस्टर का ओथ अलग होता है, वाइस प्रेसिडेंट का, सबका अलग अलग लिखा हुआ है। तो यहां पर थर्ड आर्टिकल है ओथ से। अब देखो थर्ड को कैसे कोरिलेट करेंगे। ओथ का हिंदी क्या होता है? शपथ। शपथ। अब शपथ में 3 अक्षर है और 3 वाला है 3 के साथ। 3 वाला 3 के साथ आ गया। पहला स्टेट वाला फर्स्ट से उसको कनेक्ट कर लिए, सेकेंड वाला प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिसर वाला सेकेंड में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ शेड्यूल बड़ा अलग है। देखो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ पे जो राज्यसभा है, राज्यसभा का नेचर थोड़ा अलग है। राज्यसभा, ये सब तो लिखा हुआ था ना पहले से, मिटा दो। चल, तो राज्यसभा क्या है? तो अपने यहाँ जो राज्यसभा का कॉन्सेप्ट लिया गया, हमारे यहाँ पे बाई कैमरलिज्म है। कैमरलिज्म मतलब हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट का 2 हाउस है, एक लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा में जो मेंबर जाते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग चुनते हैं इसको, हम चुनाव में वोट डालते हैं। लेकिन जो राज्यसभा में मेंबर जाते हैं वो स्टेट चुनते हैं, मतलब कि स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो वोट डालती है और तब जाके राज्यसभा का इलेक्शन होता है। हमने ये राज्यसभा का कंसेप्ट पूरा लिया है यूएस से कि बाई कैमरलिज्म, और यूएस से स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ऐसे ही होंगे फेडरल सिस्टम का। लेकिन यूएस में क्या होता है कि वहां पे जो सीनेट है वो राज्यसभा है, और हर एक स्टेट से यूएस में केवल 2 ही मेंबर आते हैं, चाहे स्टेट बड़ा हो या छोटा हो, कोई मतलब नहीं है। जैसे अपने यहाँ इंडिविजुअल के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, 1 पर्सन 1 वोट, एक आदमी 1 वोट। इसी तरह से यूएस कहता है कि 1 स्टेट इज इक्वल टू अनदर स्टेट, सब बराबर होंगे, चाहे वो बड़ा स्टेट हो या छोटा हो, नो मैटर, कोई बात नहीं। अपने यहाँ क्या है कि नहीं, ये बात नहीं है। हम कहते हैं, इंडिया वाले कहते हैं कि नहीं, जो बड़ा स्टेट होगा, जैसे उत्तर प्रदेश है बिग स्टेट, वो वाकई बड़ा होगा, उसके लोग उसमें, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेंटर में ज्यादा होगा, किससे? तो स्मॉल स्टेट से। एग्जाम्पल समझो कि जैसे हम कहें उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने से उत्तर प्रदेश को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिला, वो राज्यसभा में ज्यादा लोगों को भेज सकता है। इसी तरह से सिक्किम छोटा स्टेट है, उसको कहा गया नहीं, जितने स्टेट में नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे उतना ही रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा होगा, ऐसा नहीं कि तुम यूपी के बराबर में डिमांड करने लगोगे। अब देखो बड़ा स्टेट है, बड़ा आबादी है, तो मांगे ज्यादा होंगी, काम ज्यादा होगा, और छोटा स्टेट है तो बड़ा यूजुअल है कि इसके काम कम होंगे, डिमांड कम होंगे। तो हमारे मेकर्स ने ये समझा कि हर एक स्टेट के लिए अकॉर्डिंगली सीट एलोकेट किया जाए, ऐसा नहीं कि सब स्टेट को 2-2 सीट अमेरिका की तरह दे दें। तो अनइक्वल स्टेट हैं, इसीलिए हमने कहा कि हर स्टेट के जो राज्यसभा से मेंबर आएंगे वो अलग अलग होंगे। और यहां पर यही लिस्ट 4th शेड्यूल में है कि सीट
फॉर ए स्टेट एलोकेटेड इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितने लोग चुनकर आएंगे वो हर एक स्टेट का लिस्ट बना हुआ है कि भाई उत्तर प्रदेश से मान लो 40 आ गए, बिहार से मान लो और 32 आ गए, इसी तरह से सबकी लिस्ट अलग अलग है और इस लिस्ट को वायलेट नहीं किया जा सकता है। अब ये कैसे याद रखेंगे, तो इसको भी हिंदी से याद रखेंगे। राज्यसभा को हिंदी में लिखते हैं राज्य सभा। कितने अक्षर बन रहे हैं? 1 2 3 4 अक्षर बने और यहां पे कौन सा है? 4 से 4 मिल गया। तो राज्यसभा वाला प्रोविजन 4th शेड्यूल में मिल गया। ठीक है, 3rd शेड्यूल शपथ, 2nd शेड्यूल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, 1st शेड्यूल में पूरा स्टेट का आगे। अब चलते हैं आगे, ये सब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। अब नेक्स्ट लिस्ट लेते हैं इसके बाद, और इस पर मैच द लिस्ट के भी क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल्स वगैरह सब पे पूछते हैं, बट आर्टिकल्स पे रेयरली पूछे जाते हैं। अब आओ अगला लिस्ट लेते हैं। अब आया 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या दिखता है? तो देखो, हमारे इंडिया में 2-3 तरह के लोग रहते हैं। पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो जनरल पीपुल कहलाते हैं, सामान्य लोग कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार या बाकी स्टेट में जो रहते हैं, जनरल का मतलब वो जो सिविलाइज्ड लाइफ स्टाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है, जी रहा है, मतलब वो लिखता पढ़ता है, उसके बिलीफ, उसका कस्टम सब कॉमन है। लेकिन कुछ ऐसे कम्युनिटी हैं जो आज भी प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जिनको हम लोग आदिवासी कहते हैं, जो पुराने जमाने के जंगलों में रहते हैं या फिर उनका लाइफ स्टाइल अलग है, बिलीफ सिस्टम अलग है। तो ये जो 5th शेड्यूल है वो यहाँ इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट जहां पर आदिवासी ज्यादा रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और उनके लिए स्पेशल प्रोविजन कर देता है कि इस एरिया में जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा होगी वहां पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग से लॉ वगैरह इनेक्ट कर सकता है, कुछ स्कीम वगैरह दे सकता है। ठीक है, तो प्रोविजन रिलेटेड विथ RLT कर देते हैं, विथ SC और ST कम्युनिटी। शेड्यूल ट्राइब जो है सेंट्रल इंडिया के, खासकर यहाँ पे 10 स्टेट हैं जिनको ये कवर करता है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स। अच्छा, ट्राइब्स में कितने अक्षर होते हैं और ये किस में है? 5th में, ये भी याद हो जाएगा। तो ट्राइब में 5 अक्षर बनते हैं ट्राइब, और ये है 5th शेड्यूल। ट्राइब का 5th शेड्यूल, मतलब सारा सेट हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग ट्राइब्स के बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, हमारे यहाँ पे केवल यही पे इंडिया इस तरफ नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी इंडिया का स्ट्रेच दिखता है। यहाँ पे उधर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट दिखेंगे। ऐसे देखो, इंडिया के मैप को ही देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी बनेगी। मैप ऑफ इंडिया, तो वेस्ट बंगाल से भी आगे चलेंगे। मैप ऑफ इंडिया, वहां पर 7 स्टेट हैं। दीज आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इन्हीं को उत्तर पूर्वी राज्य कहा जाता है। चला गया, चलो, इन्हीं को उत्तर पूर्वी राज्य कहा जाता है ये। तो देखो, ये जो स्टेट हैं, खासकर आसाम आएगा, वो डर आ रहा है, अभी डाउनलोड हो रहा है। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। तो ये सारे स्टेट जो उस तरफ हैं, इनको कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कुछ ऐसे एरिया हैं जो डोमिनेंट है, प्रीडोमिनेंट है ट्राइब्स के द्वारा, मतलब वहां पे ट्राइब्स की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, उनका होल्ड भी ज्यादा है, उनके कस्टम्स भी अलग हैं, बिलीफ भी अलग है, सब कुछ अलग है।
तो यहां पर इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है। कहां के लिए है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से रिलेटेड होता है 6th शेड्यूल। अभी आज एक और होमवर्क रहेगा, तो अभी पहले ये कर ले, फिर होमवर्क एक देता हूं। 6th शेड्यूल, तो 6th शेड्यूल ये रिलेटेड विथ द एरिया ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो उसके कुछ ऐसे एरिया जहां पर ट्राइबल बहुत ज्यादा है, उन एरिया में स्पेशल लॉ लागू होगा 6th शेड्यूल में। ठीक, अब आओ इसको कैसे कोरिलेट करेंगे और कौन से स्टेट हैं। यही 4 स्टेट हैं जहां पे कई बार पूछा गया किस स्टेट में ये इंप्लीमेंट होता है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं है यहां पे। अभी लिखते समय ही इसको याद रख लेंगे कि मणिपुर इस लिस्ट में नहीं है। मणिपुर इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, मणिपुर यहां पे नहीं है। आप देखो मणिपुर वहीं पे है, यही हम लोग जब देख रहे थे इसको, तो मणिपुर इज लोकेटेड हियर बट नॉट इंक्लूडेड अंडर 6th शेड्यूल। ये मणिपुर है, मणिपुर यहां पे इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, अब इसको भी एक कोरिलेट कर लेते हैं आसानी से। एटीएम ऐसे भी याद कर लो, एटीएम मनी, एटीएम में या एटीएम में याद रख लेंगे तो थोड़ा वो साइड हो जाएगा। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम एटीएम में। ठीक है, कुछ ऐसा एक कीवर्ड बना के 6th शेड्यूल कहाँ इंप्लीमेंट होता है? एटीएम में। और यहाँ पर जो है वो अलग ही प्रोविजंस बनते हैं। ट्राइबल एरिया में नॉर्मल लॉ अप्लाई नहीं होते हैं। कहीं कहीं पर तो आईएलपी दिखता है। आईएलपी का मतलब हुआ इनर लाइन परमिट। अगर वहां जाना है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में एप्लीकेशन जाएगा कि हमको वहां जाना है, और वहां जाने के बाद ये आईएलपी प्रेजेंट करना होगा। अगर नहीं दिखा रहे हैं तो उसी समय पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे 2 रीजन है कि भाई ये एटीएम या आईएलपी क्यों लागू हो रहा है। तो उनके कस्टम्स वगैरह थोड़े से अलग हैं। जैसे उनका लाइफ स्टाइल पुराने स्टाइल में चल रहा है, कुछ एरिया में, सारे में तो अब सिविलाइज्ड हो गए हैं। कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो आज भी क्या करते हैं, तो ये खास है, हेड हंटिंग करते हैं। हेड हंटिंग करते हैं मतलब मार देते हैं, गर्दन काट देते हैं। और गर्दन काट के क्या करते हैं, तो उनकी खोपड़ी का या तो माला बना लिए गर्दन में लटका के घूमते हैं, या फिर उनके दांत वात निकाल के उसका माला बनाते हैं। तो हेड हंटिंग करते हैं इस एरिया में। इसमें नहीं है, नागालैंड की एक ट्राइब्स है, वो भी दिखा देता हूँ। ट्राइब्स पढ़ना है हम लोगों को, दैट इज कोयाक ट्राइब। कौन सी ट्राइब है? कोयाक। हेड हंटर, हेड हंटर, हेड हंटर, हंटर। तो देखो ये जो कोयाक ट्राइब्स रहते हैं नागालैंड वाले, खासकर नागालैंड वाले रहते हैं, तो यहाँ पर ये सब हेड हंटिंग के सिंबल्स हैं। और आज भी इनमें जिस जानवर को मारा होगा उसका दांत निकाल लिया और ऐसे लगा लिया, तो मैंने इसकी हंटिंग करी है। तो अगर नॉर्मल लोग भी जाते हैं, देखो इनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है, जिसका मारा उसका दांत वांत लगा लिया। तो अगर वहां पहुंच गए और गलती से इनके सामने आ गए, क्या हो जाएगा फिर? गए काम से। तो इसीलिए प्रोटेक्शन सबकी जरूरी है। हेड हंटर। तो 6th में हमको दिख रहा है कुछ स्पेशल प्रोविजन ऐसे स्टेट में जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन कुछ अलग है। और यहाँ पे क्या है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आते हैं 7th शेड्यूल की तरफ। 7th शेड्यूल की तरफ, जो 7th शेड्यूल है ये बहुत डायनामिक है। 7th शेड्यूल यही वो शेड्यूल है जो लिस्ट करता है उन सब्जेक्ट्स को जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट
और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो सारे यहीं पे लिस्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और बाकी स्टेट गवर्नमेंट का सारे लिस्ट यहीं पर है। तो ये जो लिस्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपॉन या सब्जेक्ट। अब लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, फिर आगे चलेंगे। इसको याद रखना कितना आसान है, एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर 7। तो 7th शेड्यूल में क्या है, सब्जेक्ट। 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट दिखता है। अब जो सब्जेक्ट हैं वो 3 तरह के हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इनेक्ट, कैन मेक रूल। तो ऐसे लिस्ट जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा उसको कहते हैं यूनियन लिस्ट, मतलब एक्सक्लूसिव फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर जैसे मोदी जी हैं तो मोदी सरकार में इनेक्ट रूल अपॉन यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट इसको टच नहीं करेगा। जैसे मान लो कल हमने देखा न्यूज में कि इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू प्रोक्योर परचेज अबाउट 100 राफेल, 100 राफेल खरीदने वाली है भारत सरकार। अब ये क्या है, डिफेंस डील है। तो यहां पर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं पूछेगा कि क्यों खरीद रहे हो राफेल, आप जो है साइकिल खरीदो, मोटरसाइकिल खरीदो, बैटरी वाले रिक्शे खरीदो, ये कहने का राइट अब स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। तो यूनियन लिस्ट जो है वो यहीं पे है। यूनियन लिस्ट में अभी जो सब्जेक्ट हैं वो लगभग 100 है, वो आगे हम लोग लिखेंगे उसको। तो 100 सब्जेक्ट हैं जिस पर ये बना सकता है। दूसरा इसी में लिखा हुआ है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में फिर से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 66 था, अभी घट के 61 हो गया है। तो इस लिस्ट पर जो रूल बनाएगा वो बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मान लो ड्रिंकिंग वाटर है, या मान लेते हैं हम लोग जैसे हेल्थ सर्विसेज है, प्राइमरी एजुकेशंस हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे सारे सब्जेक्ट इसमें लिखे हुए हैं और इन्हीं पर एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद एक और लिस्ट है दैट इज कॉल्ड कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट या समवर्ती सूची। तो कॉनकरेंट लिस्ट इज द शेयर्ड लिस्ट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये शेयर्ड लिस्ट है, इस पर केंद्र भी नियम बनाएगा और स्टेट भी बनाएगा। यही हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाया था। तो कॉनकरेंट लिस्ट है जो कि एक शेयर्ड लिस्ट दिखता है। इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अबाउट 47 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे मैरिज है, डाइवोर्स है, ये सब इसी के। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है। तो एनवायरमेंट क्या है कि देखो बहुत सारे नेशनल पार्क बनाते हैं, तो नेशनल पार्क में वहाँ की स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग रूल चाहिए, अलग उसके प्रोटेक्शन मेजर्स चाहिए, इवन पैसा भी बहुत लगता है उसमें। तो उतना फंड स्टेट गवर्नमेंट के पास होता ही नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसमें इंटरफेयर करती है, थोड़ा सपोर्ट दे देती है, तो काम हो जाता है। तो इस तरह से 7th शेड्यूल है, डिटेल सब्जेक्ट का लिस्ट मिल जाएगा। अगला है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। 8th शेड्यूल में क्या है, तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है, और इसमें जो लैंग्वेजेस हैं वो खास हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लैंग्वेज में लेटर कितने होंगे, 8 ही आ रहे हैं, और ये पहुंच रहा है 8th शेड्यूल। याद ही नहीं करना है इसको, क्लास में ही पर उतरे में याद हो जाता है ये। अब खुद से करते रहो तो फिर कंफ्यूजन बना रहता है। तो लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 8th शेड्यूल में। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है अबाउट 22 लैंग्वेज को। एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेज हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, और इंटरेस्टिंगली इसमें इंग्लिश नहीं है। 22 लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करता है लेकिन उनमें से इंग्लिश नहीं है। कौन कौन सी लैंग्वेज है फिर,
तो जैसे मैथिली है, संथाली है, बोडो है, कोंकणी है, तेलुगु है, मलयालम है, इस तरह के लैंग्वेज को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है, जो अब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब बोलते लिखते नहीं है लोग, तो लिखने पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, धीरे धीरे वो लैंग्वेज एक्सटिंक्ट मतलब गायब ही हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये सब हमारी लिगेसी है, हमारा एक तरह से कहो तो कल्चर है, और इसको अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो इन फ्यूचर जो जनरेशन आएगा वो लैंग्वेज को पढ़ पढ़ के समझ पाएगा कि पास्ट में लोग कैसे जी रहे थे, उनका बिलीफ सिस्टम कैसा था, किस तरह से हम लोग आगे इवॉल्व हुए हैं। तो लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसका प्रोटेक्शन ऐसे नहीं होता है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को फंड दिया जाता है कि भाई आप जो है इस पर स्पेशल कोर्सेज चलाओ, इस पर डॉक्टरेट की डिग्री प्रोवाइड कराओ, तो ये चीज़ें हैं। कई बार यूपीएससी को भी इन्वॉल्व करते हैं, और यूपीएससी इन सारे लैंग्वेजेस में एग्जाम करवाता है। सारे लैंग्वेजेस मतलब यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर जैसे मैथिली भी होता है, और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे जाते हैं। तो ये पूरा 8th शेड्यूल है, इतना शेड्यूल हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब आए इसके बाद क्या है, इसके बाद आया 9th शेड्यूल। अब आते हैं 9th शेड्यूल, अब है अपना 9th शेड्यूल। तो देखो अब बात हुई कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो केवल 8 ही शेड्यूल थे, तो 9th शेड्यूल तो कभी जोड़ा ही गया होगा, ये उस समय तो था नहीं। तो 9th शेड्यूल कब जोड़ा गया, तो इट वॉज एडेड बाय वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1951 में, 1951 में, मतलब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, अगले ही साल अमेंड कर दिए, तो ये उसी साल इसमें लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगले ही साल ऐसा क्या हो गया कि लाना पड़ा। तो देखो ये जो पूरा है वो रिलेटेड है, प्रोविजंस रिलेटेड विथ, ऐसे प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस इसे बहुत सारे आ गए बाद में, रिलेटेड विथ लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म के प्रोविजन के लिए अलग से शेड्यूल क्यों बना, ये भी बड़ा क्वेश्चनेबल है। तो हुआ ये कि जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ तो उस समय लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन था, मतलब एक किसी आदमी, मान लो जमींदार साहब हैं, तो इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, बहुत बड़ा लैंड एरिया था, लेकिन बाकी के जो कॉमन मैन थे उनके पास कोई लैंड था ही नहीं। तो बाकी लोगों के पास लैंड नहीं था, देवर लैंडलेस, और कुछ लोगों के पास एक्सेस लैंड था। तो जब गवर्नमेंट गई और इनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया एक्सेस लैंड है जिस पे आप खेती वगैरह नहीं कर रहे हो, इसको हमको दे दो और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे लैंडलेस लोगों में, ताकि सबके पास कुछ ना कुछ काम धंधा करने के लिए प्रॉपर्टी बन जाए। तो जैसे ही ये लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ, उस समय आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक फंडामेंटल राइट था जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये जो जमींदार और प्रॉपर्टी वाले थे, इन्होंने कहा कि नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल राइट, तो अगर स्टेट हमारे प्रॉपर्टीज को सीज कर रहा है तो कंपनसेशन दो, मतलब पैसा रिटर्न करो इसके बदले में, तभी देंगे। और 1950 का इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, इतना कैपेबल नहीं था कि हर का मुआवजा दे पाता। जैसे अभी देखो रोड बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो सरकार मुंह मांगा पैसा दे रही है। उस समय गरीबी बहुत ज़्यादा थी, गवर्नमेंट भी बहुत वीक थी। इन्होंने इसका रास्ता चुना कि जितने भी ये जमींदारी एबोलिशन के एक्ट हैं, इसको हम रख देते हैं 9th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल में रखने का मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इन द मैटर। सुप्रीम कोर्ट अब इस मैटर को डिस्कस करेगा ही नहीं, मतलब इस पर केस फाइल होगा ही नहीं। समझ लो ये एक तरह से सेफ हाउस बनाया गया, एक ऐसा बनाया गया एरिया जहां पर रखे हुए प्रोविजंस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। तो अब अगर गवर्नमेंट सीज करेगी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 9th शेड्यूल में ये रखा हुआ था। तो उस समय 9th शेड्यूल के लाने का ऑब्जेक्टिव यही था
कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी जो है वो जुडिशियस बने, वो ज़्यादा सही बने। आगे चलकर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को तो बैन कर दिया गया, भैया तुम यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करो। आगे चलकर पॉलिटिकल पार्टीज आई और इसमें बहुत सारी चीजें रख दी गई। जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी आई और वो किसी कास्ट से बिलोंग कर रही है, उसने अपने कास्ट को उठा के 9th शेड्यूल में रख दिया और उसको रिजर्वेशन दे दिया। तो ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों ने बहुत अनाप शनाप प्रोविजन इसमें रख दिए थे। तो ये बात भी चैलेंज हुई और 2009-10 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इंटरफेयर किया, कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर 9th शेड्यूल में भी अब कुछ बातों को रखे हो और वो जो है वो जस्टिफाइएबल नहीं है, मतलब वो सही नहीं है, तो हम इंटरफेयर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अब इंटरफेयर कर सकता है अगर कोई मैटर ऐसे ही पॉलिटिकल रीजन से उसमें रख दिया गया है। तो IR कहिलो का केस था जिसमें ये हो गया है। कुल मिला के 9th शेड्यूल का मतलब नो एंट्री फॉर सुप्रीम कोर्ट। कुल मिलाकर 9th शेड्यूल का मतलब नो एंट्री फॉर सुप्रीम कोर्ट आ गया 9th शेड्यूल। अब और इसी तरह से एक आया 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल 10th शेड्यूल अब 10th शेड्यूल कब आता है? तो दैट वाज एडेड, ये जो आता है, ये जो ऐड किया गया, एडेड बाय 51th अमेंडमेंट एक्ट 1985, 1985 में लाया गया इसको, 1985 में। अब ये क्या है? तो ये पॉलिटिकल रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये है पॉलिटिकल रिफॉर्म से। हिंदी इसका दल बदल है और इंग्लिश है एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो पहले क्या होता था और आज क्या होता था, थोड़ा इसको समझते हैं। कि मान लो यहां पे लोग रह रहे हैं और दो तरह की पॉलिटिकल पार्टी है, एक ले लेते हैं बीजेपी और एक ले लेते हैं कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस। तो पहले ये था कि मान लो ये कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं, जहां पे लोग चुनाव देते हैं, तो एक कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव MP अपना खड़ा होता है। तो बीजेपी वालों ने मान लो किसी X को यहां पे खड़ा किया और यहां पे Y को खड़ा किया कांग्रेस वालों ने और ये बीजेपी वालों ने। सपोज Y जीत गया, तो Y अगर जीत गया दूसरे कंस्टिट्यूएंसी से, ये जीत गया 1, और बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, वी विल मेक यू मिनिस्टर, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। तो अब ये क्या करेगा? तो पहले ये प्रोविजंस था कि कोई आदमी जीतने के बाद भी पार्टी बदल सकता था, मतलब इधर से इधर हो सकता था। तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एक आदमी था जिसका नाम था गयाराम। गयाराम जो था वो हरियाणा का एक मिनिस्टर था और इसको जो पार्टी कहती थी कि भाई तुमको मिनिस्टर बना देंगे, वो उसी पार्टी में उसी समय चला जाता था। अब देखो ऐसे अगर कोई इधर से उधर फ्लक्चुएट करेगा तो कुल मिला के जो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी। 10 लोगों को हमने कहा कि हमारी तरफ आ जाओ मिनिस्टर बना देंगे, तुरंत सरकार छोड़ के और इधर आ गए। फिर से 10 लोग उधर वाले से गए तो बोले हम तुमको बड़ा वाला मिनिस्टर बना देंगे। तो उस समय हमारे यहाँ पर ये एंटी डिफेक्शन दल बदल बहुत बढ़ गया था और स्टोरी जो है यहाँ पे इसका नाम हो गया आयाराम गयाराम। गयाराम को लोग कहने लगे आयाराम और गयाराम। बड़ी स्टोरी है, देखो आयाराम और गयाराम, आयाराम गयाराम, ये वाली स्टोरी बनने लगी थी। आयाराम गयाराम, यही एंटी डिफेक्शन है। आयाराम हरियाणा का विधायक गयालाल था। 15 दिनों में 3 बार पार्टी बदल ली। मतलब ये अपने जो चुनाव था उसका बड़ा अजीब सा फायदा उठा रहा था आयाराम गयाराम। जहां भी जो पार्टी इसको कहती कि इधर आ जाओ तो ठीक है हम उधर ही आ जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी कही नहीं नहीं इधर आ जाओ, इधर आपको बड़ा मिनिस्टर बनाएंगे, तो शिफ्ट हो रहा था। अब ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई आयाराम गयाराम वाली। हर आदमी ऐसा ही करने लगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, अब अभी हम लोग नहीं करते हैं उसको। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एक तरह से अपने पर्सनल गेन के लिए पार्टी चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पर सरकार ने कहा ये नहीं चलेगा यार, बहुत हो गया, इसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, रोको इसको।
तो गवर्नमेंट फाइनली इनेक्टेड एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल कानून या अधिनियम। तो यहां पे 2 से दल बदल और 2 से 10 सीधा सीधा ये मैच कर रहा है। तो दल बदल किस में था, एंटी डिफेक्शन 10 में लाया गया। अब कहा गया कि ऐसे नहीं बदलोगे, अगर बदलोगे तो फिर तुम्हारा इलेक्शन ही रद्द कर देंगे, दोबारा जीत के आओ फिर। तो फिर ये भी डर गया कि पता नहीं अगली बार जनता वोट देगी कि नहीं देगी, और नहीं देगी तो मिला के गई, विधायकी गई और सांसदी गई। तो इस तरह से इसको पूरा रोका गया। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, वो आगे करेंगे। अब 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल ये क्या था? तो देखो 11th शेड्यूल रिलेटेड है पंचायती राज से, पंचायती राज से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आ ही गए, खत्म हो गया शेड्यूल। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो हमारे यहाँ क्या था पहले कि हम जो स्टेट को देख रहे थे, सबसे पहले थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पहले से भी बात थी कि भारत तो गांव में रहता है, आज भी लगभग 70% पॉपुलेशन गांव में ही रहती है, और गांव में बहुत तरह के काम होते हैं। जैसे मान लो सिंचाई है, जो वहाँ पे डेयरी पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री है, एजुकेशंस है, लाइब्रेरी है, पूजा स्थल होते हैं, बाजार हाट होते हैं। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बहुत दूर हो जाता है, इतने इतने चीज़ों को मैनेज करने के लिए मुख्यमंत्री को फोन नहीं किया जाएगा। तो हमारे यहाँ शुरू से ये बात थी कि पंचायतों को पावरफुल बनाया जाए। गांधी जी तो पहले ही कहते थे कि पंचायतों को लाया जाए, लेकिन अंबेडकर का विरोध था, अंबेडकर कभी भी ग्राम पंचायत के फेवर में नहीं थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायतों के लिए केवल एक प्रावधान किया गया, आर्टिकल 40 जोड़ी गई, और उसके बाद कुछ भी नहीं किया गया। बाद में चलकर जरूरत जब ज्यादा बढ़ी तो हम देखते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92 ने इस पूरे ग्राम पंचायतों को मान्यता दे दी, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज कर लिया। किसके द्वारा? तो यहां से फिर से एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 इसका नाम है। 93 में ये इंडोर्स हो गया था। तो जब ये जोड़ा गया तो जैसे वहां पे देखो यूनियन लिस्ट था, स्टेट लिस्ट था, कॉन्करेंट लिस्ट था, वैसे ही पंचायतों को भी तो कुछ काम करने के लिए लिस्ट देते, क्योंकि ये भी तो स्टेट का ही पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट है, ओवरलैप हो रहा था। तो यहां पर इनको 29, पहले तो ये लिख लेते हैं, रिलेटेड विथ पंचायती, पंचायती राज, इसको इंस्टीट्यूशन, पूरा नाम है पंचायती राज इंस्टीट्यूट, और शॉर्ट में आगे लिखेंगे PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, और यहां पर 29 सब्जेक्ट जो हैं वो पंचायती राज वाले इसको दे दिए गए हैं। तो जैसे मान लो वहाँ का मेला है, हाट है, जो इरिगेशंस है, पशुपालन है, वो सब काम यहाँ पे प्रॉपर हाईलाइट कर दिए गए जिस पर पंचायत काम करेगी। ठीक है, तो 11th वाला रिलेटेड है पंचायत से। ठीक है, 11th और पंचायत से हिंदी में ऐड हो जाएगा, हिंदी में कोरिलेट हो जाएगा। हिंदी में कहते हैं 11, 11 का मतलब 11, और ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत, तो गौ से 11, गौ से ग्राम पंचायत, ये दोनों कोरिलेट हो जाएंगे बहुत आसानी से। अब लास्ट का आया अपना 12th शेड्यूल, लास्ट का 12th शेड्यूल, 12th शेड्यूल। ये 12th शेड्यूल जो था ये भी जोड़ा गया है इसी सब। 12th शेड्यूल वाज एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, और ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब अपने म्यूनिसिपालिटीज,
अपने जो मेट्रो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं और बाकी ऐसे वाले जो होते हैं जो अर्बन एरिया में सर्विसेज देते हैं, तो म्यूनिसपैलिटीज़ से ये पूरा, या फिर नगर निगम, जैसे दिल्ली नगर निगम है तो दिल्ली नगर निगम कौन कौन से काम करेगा वो यहाँ पर 12th शेड्यूल में लिखा हुआ है। और इसमें इसको 18 टाइप के वर्क्स दिए गए, 18 टाइप के वर्क्स हैं 18 तरह के ये काम कर सकते हैं। 18 तरह के, जैसे साफ सफाई हो गया, स्कूल है, तरह से ये सीवेज क्लीनिंग है, और इवन इसी तरह से स्लॉटरिंग का जो प्लेस होता है जहाँ पे स्लॉटरिंग करते हैं, जैसे जानवरों को काटते हैं, तो वो सब का भी अरेंजमेंट करने का पूरा पावर इसको दिया गया है। ठीक है, शेड्यूल्स कुछ इस तरह से हमको याद रखने हैं। कुछ याद हुआ? चलो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर ले, एक बार पढ़ लो फिर उसको रिवाइज कराते हैं। फर्स्ट शेड्यूल,